सो वेलकम टू द चैनल। आज हम AUCT 2026 का महा मैराथन लेके आए हैं। यहाँ पर वही सवाल वही 150 क्वेश्चंस कराया जाएगा जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है और यही से तुम्हें एग्जाम में बहुत सारे सवाल मिलेंगे और एग्जाम के बाद हम मिला लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, देखो चैप्टर वाइज मैंने रखा है। ठीक है, ईच एंड एवरी चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किया है। ओके, तो देखो पहला चैप्टर क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हमने रखा है। देखो यहाँ पे कितने हैं, टोटल 5 क्वेश्चन। चलो जल्दी से निपटाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो सवाल है इतना बार इंपॉर्टेंट मैंने बताया हुआ। ठीक है, तो ऐसा सवाल डिराइव मत करो, याद रखो मैं बोलता हूँ। ठीक है, m-1 L3 T-2, ये तुम याद रखो, ये रहा आंसर। इसमें कोई डिराइवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में टाइम भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट आर आइडेंटिकल टू द डायमेंशंस ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो तुम्हें इसका आंसर कैसे मिलेगा, तभी मिलेगा जब भी तुम्हें प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला तुम्हें पता होगा। क्या है इसका डायमेंशनल फार्मूला? वो है तुम्हारा ml² T-1। बहुत सारे बेसिक डायमेंशनल फार्मूला है जो तुम्हें याद रखना होगा, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है मैंने बोल दिया, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट है, ml² T-1 तुम्हें याद रखना है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, क्या होता है बताओ एंगुलर मोमेंटम? इट इज mv/r, ये होता है। मास क्या होता है, m, वेलोसिटी होता है L-T-1 और रेडियस का तुम्हारा क्या होगा, L। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर ml²T-1। तो तुम्हें ऐसे करके सारे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या करो तुम, एग्जाम से पहले लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन तुम याद रखो या फिर एक बार सॉल्व कर लो, याद रहता है। वर्क डन का याद रखो। ठीक है, वर्क डन इज सिमिलर टू दैट ऑफ एनर्जी। पावर का थोड़ा सा अलग होता है, एनर्जी डेंसिटी। फिर इसका आंसर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे सवाल इजी होते हैं, बट एग्जामिनर तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हें आता है या नहीं वो देखते हैं वो लोग। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है फॉर्मूला, हाफ इनटू mv²। अभी पुट कर दो, आसान है, मास वगैरह है। ठीक है, क्या ऐड हो जाएगा ना। ठीक है, क्या होगा, डेल्टा m/m प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v/b। अभी यहाँ पे पुट करें तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 8%। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये मैं वैरायटी लाया हूँ, जैसे कि ऐसे यहाँ पर कांस्टेंट का कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया, या फिर परसेंटेज एरर का तुम्हें सवाल मिलेगा एग्जाम में, फिर सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल मिलेगा, ऐसे टाइप का। अगर ऐसे टाइप का तुम्हें एग्जाम में मिलते हैं तो तुम्हें जल्दी से आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द मेजर्ड वैल्यू, ये रहा। तो यहाँ पर तुम्हारा नॉन जीरो डिजिट क्या क्या है, 2 है, 4 है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा जो कि अंदर वाला एम्बेडेड जीरो क्या क्या है, 0, 2 जीरो है यहाँ पर। ठीक है, और तुम्हें भी पता होगा लीडिंग जीरोस जो होते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, ये दोनों होगा क्या, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो कितने होंगे यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। which of the following physical quantities has the dimensional formula ml-1 T-2। ये सबको पता होता है। ठीक है, ये मैं और एक सेशन लिया था। ठीक है, वहाँ पर भी ये सवाल किया हुआ था। ये विस्कोसिटी का है, तुम्हें याद रखना है डिट्टो। पावर का भी तुम्हें डिट्टो याद रखो। सरफेस टेंशन का एक बार तुम इस सेशन के बाद यहाँ पर इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है तुम खुद लिखो। ठीक है, विस्कोसिटी का वेरी जनरल फार्मूला डायमेंशनल ml-1 T-2। ठीक है, ये तुम याद रखो। चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड। चैप्टर 2 में जाते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, सिंपल से सवाल है। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर इन द फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो तुम्हें पता है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा वगैरह लगाओगे, एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू n-1 ये लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और n क्या है तुम्हारा यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो पुट करते जाओ, एस 5 इज इक्वल टू 0 होगा 2/2, फिर तुम्हारा 2 इंटू 5 माइनस 1, तो कितना आता है, सॉल्व करो एक बार, 9 मीटर्स आता है। यही है ना आंसर, ये रो 9 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट स्पीड, इतना फर्स्ट हाफ बोल रहा है, फिर सेकंड हाफ। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केस मुझे लग रहा है। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड v1 v2। तो इसका एक फॉर्मूला था अच्छा सा, क्या फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का, तुम्हें पता है 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इसको यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। मैं आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। कैसे करोगे, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है,
इनिशियल वेलोसिटी वगैरह तुम्हारे पास है 20 मीटर्स पर सेकंड, जी का भी वैल्यू है तुम्हारे पास, तो बस पुट कर दो ना, आंसर आ जाता है आराम से। कौन सा होगा ये रहा। ऐसे ही सवाल आएंगे, अगर ये वैल्यू रिपीट नहीं हुआ फिर भी ऐसे ही टाइप का आएगा जहाँ पे वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, फिर क्या है, एट व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो। ये क्या है मेरे पास, पोजीशन है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे तुम, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, राइट। 3 2 6 t माइनस 3 t स्क्वायर, ठीक है। बोला क्या है, एट व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी बी जीरो। अब इसको जीरो पुट कर दो, टाइम तुम अभी निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालोगे, फिर तुम्हारा वेलोसिटी तुमने पुट कर दिया यहाँ पे, ऐसा मेथड लगाओ 3t, फिर तुम्हारा t माइनस 2 माइनस टी ऐसा हो जाएगा, फिर जीरो यहाँ पे लिखता हूँ। फिर टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया ना, टाइम तुम्हारा 2 सेकेंड्स, दिख रहा है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन 1D मोशन। तुम्हें पता होगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, और इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह निकालते हैं, यू नो इट, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, टू ट्रेन 100 मीटर है एक, और एक ट्रेन का लेंथ कितना है 150 मीटर लॉन्ग, आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक ऐसे मूव कर रहा है, एक इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, ऑपोजिट ट्रैक्स मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल ट्रैक में, मतलब ये अगर इस ट्रैक में मूव कर रहा है तो दूसरा ट्रेन इस ट्रैक पर मूव कर, नहीं तो कॉलिजन हो जाएगा। विद स्पीड्स ऑफ ट्रेन पहला जो है 36 वाला है किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन जो 150 मीटर लॉन्ग है वो 54 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल द टेक टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। तो ऐसे सवाल में तुम्हें टोटल डिस्टेंस पहले तुम लिख दो, क्या है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तुम्हारा क्या, 100 प्लस 150 कितना होता है 250 मीटर, ओके। उसके बाद तुम अगर रिलेटिव स्पीड निकालते हो, क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, तुम्हारा रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, देन द रिलेटिव स्पीड विल बी एडेड। 36 प्लस 54 कितना होता है तुम्हारा 5 6 7 8, तुम्हारा कितना आता है रिलेटिव स्पीड 90 किलोमीटर, देखो पर आवर में है ना, बट दिस इज इन मीटर, तो आंसर तो तुम इसे कन्वर्ट कर लो 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर्स पे कन्वर्ट करते हो कितना आ जाएगा 25 मीटर्स पर सेकंड। कैसे करते हो मैं ये दिखा देता हूँ, 90 इंटू बस तुम 5/18 कर दो, और इससे ही तुम्हारा ये 25 मीटर्स पर सेकंड आएगा। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आई डोंट हैव स्पेस हियर। फिर उसके बाद व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय जो रिलेटिव वेलोसिटी निकला था 250, और जो मेरे पास स्पीड निकला था रिलेटिव वो है 25, कितना है 10 सेकेंड्स, ये रहा आंसर, आसान था। सो दो चैप्टर हमने निपटा दिया। आफ्टर दैट मोशन इन प्लेन में जाते हैं। क्या है सवाल, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ, क्या है फॉर्मूला रेंज का, देखो मेरे साथ लिखते जाओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्या यही फॉर्मूला है, डेफिनेटली यही है। तो बोल क्या रहा है, आर मतलब रेंज, बोला है कि एट व्हाट एंगल इज रेंज मैक्सिमम, ठीक है। रेंज कब मैक्सिमम रहेगा, कब मैक्सिमम रहेगा जब साइन जो 2 थीटा है वो 1 होगा, ठीक है। कब साइन 2 थीटा 1 होता है तुम्हें भी पता होगा, जब 90 डिग्री होगा, जब 2 थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। दिख रहा है आंसर, आसान है। ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में, तो पहले से तुम सवाल देख के जाओ, एग्जाम में आसानी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में मूव करते हैं। इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो ऐसे सवाल में तुम्हें भी पता होगा, ये कुछ दिया हुआ है, देखो r इज इक्वल्स टू 4h, और तुम्हें एक फॉर्मूला पता है 4h इज इक्वल्स टू r tan थीटा, डू यू नो दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ tan थीटा, क्योंकि एंगल ही निकालना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h बाई r, ओके। बट यहाँ पे तुम्हारा r इज इक्वल्स टू 4h लिखा हुआ है, तो कर दो ना 4h, r इज इक्वल्स टू 4h, ये लिख दो, tan थीटा क्या है 1 है, मतलब थीटा तुम्हारा 45 डिग्री है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ए पार्टिकल अंडरगोस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन सर्कल ऑफ रेडियस, क्या है, r इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो पहले फॉर्मूला लिखूंगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होता है, यू नो इट। वेलोसिटी वगैरह यू हैव 4 मीटर्स पर सेकंड, रेडियस वगैरह है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, चलो कैलकुलेशन क्या मुझे करना होगा, चलो कर देते हैं 4 स्क्वायर, और ये रेडियस क्या है 2, आंसर क्या दिख रहा है तुम्हें 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये देखो आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, two vectors a and b have magnitude of 3 unit or 4 unit respectively. If their scalar dot product is 0,
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम a प्लस बी। तो इसको कैसे करना है बताओ भाई, ठीक है। तो यू नो कि a डॉट बी क्या होता है, तुम्हारा जीरो होता है, ठीक है। मतलब क्या है भाई, मतलब है तुम्हारा a इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू b, मतलब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री होता है, ओके। सो तुम मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यही तो निकालने के लिए बोला है, तो चलो निकालते हैं। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, यू नो द फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा होगा, सही है। तो इसमें क्या पुट करोगे तुम, यू हैव 3 यूनिट, 3 स्क्वायर और यहाँ पे 4 स्क्वायर, क्या होता है, क्या होगा आंसर, 5 है। ये तो बेसिक है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 5 ही आता है, ठीक है, ये रहा आंसर। आफ्टर दैट देखो कितने सारे क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल दिखेगा तुम, सब कुछ कवर किया है, यही से सवाल आएंगे मुझे लग रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, a horizontal force of 10 Newton acts on a mass at an angle 60 degree to the horizontal. What is the horizontal component of this force? क्या हो जाएगा, horizontal component मतलब Fx is equals to F cos थीटा, सही है। फोर्स क्या है तुम्हारा 10 न्यूटन है, थीटा कितना है 60 है यार, इसको तो करना होगा क्या, आई विल नॉट सॉल्व इट, आसान है, 5 न्यूटन है आंसर, मैं बता दे रहा हूँ, ये सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ ये बोट का सवाल है, रिजल्टेंट स्पीड निकालना होगा। बोट मूव्स अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी इतना रिलेटिव टू द वाटर, but the water flows at 6 किलोमीटर पर आवर, वाटर का वेलोसिटी बोल रहा है, what is the resultant speed of the boat if directed perpendicular to the river flow। रिवर अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो इफ डायरेक्टेड परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ अगर मूव कर रहा है, तो ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आई डोंट हैव स्पेस। तो चलो सॉल्व कर दे। तो तुम्हारा जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है, देखो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या क्या है, देखो तो बोट का है तुम्हारा 8 किलोमीटर पर आवर, और रिवर का क्या हो जाएगा 6 दिया है, देखो 6 किलोमीटर पर आवर। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, वी वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, क्या क्या है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, फिर से बेसिक जो कि तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 8 और 6 का अगर होता है तो हमारा ये आराम से तुम 10 लिख दो, ठीक है, आंसर ये रहा, खत्म। लॉस ऑफ मोशन में पहुंच गए, देखो भाई चैप्टर 4, यहाँ पे क्या क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। A constant force of 20 Newton acts on a body of mass 5 kg initially at rest. What is the velocity acquired by the body after 4 सेकंड? तो एक्सेलरेशन क्या है भाई, फोर्स बाय मास, फोर्स क्या है 20, मास है 5, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निकालना क्या है भाई वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी कर दो, ठीक है। तो उसके बाद इनिशियली वेलोसिटी क्या था, बोला है क्या यहाँ पर, व्हाट इज वेलोसिटी, हाँ इनिशियली एट रेस्ट था तो 0 प्लस एक्सेलरेशन वगैरह आई हैव 4, टाइम क्या है क्या 4, कितना आता है 16 मीटर्स पर सेकंड, ये आंसर, ऐसे सवाल आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखो, व्हाट इज द लीनियर मोमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद वेलोसिटी इतना, तो वेलोसिटी वगैरह है, यहाँ पे लोचा क्या है भाई, सिर्फ यहाँ पे किलोमीटर पर आवर करते हैं, इसको तो मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, वहाँ पे मैंने सिखाया था कैसे कन्वर्ट करते हैं, 72 इंटू तुम्हारा 5/18 कर दो, बस निकलता है कितना 20 मीटर्स पर सेकंड, एंड आई विल नॉट सॉल्व इट, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, आंसर क्या आएगा तुम्हारा 20,000, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ इतना, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी, कैसे करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या लगेगा, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, कंजर्वेशन, स्पेस ही नहीं है, मुझे स्पेस थोड़ा सा रखना चाहिए था बट आई विल मैनेज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा ये, कैसे करोगे, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ दैट राइफल, वेलोसिटी ऑफ दैट राइफल जो कि 0 होगा क्योंकि कंजर्वेशन लग रहा है, मास वगैरह है कि नहीं, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मास ऑफ बुलेट कितना है 20 ग्राम है यहाँ पर, फिर 20 ग्राम मतलब 0.02 kg होता है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ तुम्हारा बुलेट क्या है 400 मीटर्स पर सेकंड, मास ऑफ दैट राइफल कितना है 4 kg। अभी सॉल्व कहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कैलकुलेशन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ कितना राइफल का, वी आर इज इक्वल्स टू, सॉरी ये मिट गया, वी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, हैरान मत होना कहाँ से क्या लिख रहा है, माइनस ऑफ 0.02 हो जाएगा, ये देखो इंटू 400, उसके बाद तुम्हारा 4 कितना आता है तुम्हारा -2 मीटर्स पर सेकंड, माइनस में आ रहा है बट आंसर में तुम्हारा मैग्नीट्यूड होगा, अगर एग्जाम में सब क्लास में है तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो आंसर मुझे दिख रहा है माइनस में ही है, -2 मीटर्स पर सेकंड, सही है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं। एलिवेटर है, मास इतना, एक्सेलरेट अपवर्ड्स एट
2 meters per second square, then what is the tension in the supporting cable। तो इसको कैसे करना है तुम्हारा, या फिर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे तुम्हारा, ये भी तुम्हें पता है, एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसे लिफ्ट है कुछ, ठीक है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, टेंशन क्या हो जाएगी, यू नो इट, एम जी प्लस ए लगाओ क्योंकि ऊपर जा रहा है, मास वगैरह है, पुट कर दो ना सब कुछ, एक्सेलरेशन भी है, आंसर तुम्हारा क्या आएगा 12,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन, ये जो पहला वाला सवाल है तुम बकायदा सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो, ओके, बस छोड़ मत देना, तुम प्रॉपर्ली सॉल्व करो, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ कवर करना जो ईजी है वही मैं स्किप कर रहा हूँ ना, बट स्किप कहाँ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये रहा फ्रिक्शन का सवाल है, बट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड, तो ताकि ब्लॉक स्लाइड कर जाए, मैक्सिमम जो कि फ्रिक्शन होता है क्या होगा, म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एम जी ऐसा होगा कुछ, सब कुछ दिया हुआ है देखो, बस यू नीड टू पुट, क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 2 इंटू 10 क्या है 8 न्यूटन, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इम्पल्स ऑफ 15 न्यूटन सेकेंड एक्ट्स ऑन बॉडी ऑफ मास इतना, व्हाट इज द रिजल्टिंग चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्या है भाई, इम्पल्स मतलब ही तो है तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है, तो इम्पल्स वगैरह है क्या, ये रहा इम्पल्स, मास वगैरह है, ये रहा मास, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी निकालने को बोला है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी हाउ यू फाइंड, डेल्टा पी बाई एम, ये दोनों तो क्वेश्चन में ये है, पुट कर तो आंसर आ जाएगा, आंसर होगा तुम्हारा 5, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुली का क्वेश्चन देखो, टू masses of 2 kg 3 kg connected by light string passing over a frictionless pulley, what is the acceleration of the system, कैसे निकालेगा, उसका कुछ अच्छा एक फॉर्मूला था मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पुली का एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 और नीचे m1 प्लस m2 और यहाँ पर तुम्हारा g हो जाएगा, m1 m2 दिया है, दिस इज m1 दिस इज m2, सही है, g वगैरह है तुम्हारे पास तो पुट कर दो ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से विल गेट द आंसर दैट इज 2 meters per second square। Question number 25, a block sits on an inclined plane just on the verge of a sliding down when the angle of inclination is 30 degree, what is the coefficient of static friction between the block and the surface, कैसे निकालते हैं, स्टैटिक जो है ये इंक्लाइंड प्लेन वाला है ना सवाल, तो ये तुम याद रखो, स्टैटिक वाला जो होगा फ्रिक्शन दैट इज टेन थीटा, तुम्हें पता होगा, ठीक है, थीटा तुम्हारे पास है क्या 30 डिग्री है, काम बन गया, और क्या चाहिए, टेन 30 डिग्री क्या होता है, यूनिट 1/√3, दिख रहा है क्या आंसर, ये रहा। नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी का है, क्या है सवाल तुम्हारा फोर्स दिया है, ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वगैरह है, व्हाट इज टोटल वर्क डन, क्या है, सिंपल है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है बस, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट दैट डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी डॉट एफ, क्या है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये कर दो, ये तुम्हें आता है ना कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट दोनों को एक साथ लिख दो बस, डॉट प्रोडक्ट मतलब इसको और इसको एक साथ करो, ठीक है, तो सॉल्व आई थिंक तुम्हें पता होगा सॉल्व कैसे करना है, तो चलो मैं कर ही देता हूँ, कैसे करते हैं, तुम्हारा 3 और 5 क्या हो जाएगा, तुम्हारा 3 इंटू 5 प्लस और ये 4 और 2, 4 इंटू 2 क्या होता है 15 प्लस 8 क्या होता है 23 जूल, ये रहा आंसर। फिर स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट ये रहा, स्ट्रेस्ड बाय इतना, सो ये एक्स तुम्हारे दिया गया है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, भाई फॉर्मूला बेस्ड है, हाफ इनटू के एक्स स्क्वायर, सब कुछ है, पुट करो यू विल गेट योर आंसर 1 जूल। An electric motor lifts a mass of 1000 kg to a height of 10 meter in 5 seconds. What is the average power delivered by the motor? क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का, कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई टाइम, ऊपर वर्क डन में क्या लिखोगे एम जी एच बाई टाइम, सब कुछ है देखो, मास है, जी है और हाइट वगैरह भी है, टाइम भी है, देखो बस यहाँ पे तुम्हें पुट करना है और तुम्हें आंसर निकालना है, तुम आंसर निकाल लो, ठीक है, बट आई विल राइट द आंसर क्योंकि समय कम है, ये रहा, कल एग्जाम है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 100% बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ऐसा सवाल वो जो 500 एक्सपेक्टेड में सॉल्व कर रहा था वहाँ पे भी था, तो इसको कैसे करते हो तुम, फॉर्मूला होता है क्या बेसिकली तुम्हें पता है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा पी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखते हैं, मतलब इफ मोमेंटम मोमेंटम जो है इट इंक्रीजेस बाय 100%, जो कि न्यू मोमेंटम होगा तुम्हारा वो 2p हो जाएगा, न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, न्यू काइनेटिक एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी डैश तुम्हारा 2p जो है ना इसका स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब 4p स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स 4k, ओके, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, आई विल राइट हियर, फिर
कितना इंक्रीज करता है वो किस फॉर्मूला से आएगा, देखो 4k माइनस के डिवाइडेड बाई के इंटू 100 कितना आएगा 4 माइनस 3, सो आई थिंक 300 आ रहा है, ठीक है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। स्पीड at the bottom of the track, a body of mass 2 kg slides down smooth frictionless quarter circular track, quarter मतलब you know it, quarter सर्कल का है quarter, what is its speed at the bottom of the track, so यहाँ पे क्या करते हो तुम कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है ऐसे क्वार्टर वाला बोल रहा है मतलब क्वार्टर पार्ट, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, क्या हो जाएगा एम जी आर प्लस, सॉरी प्लस नहीं एम जी आर, वो मैं मिटा देता पहले, एम जी आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से तुम्हारा v इक्वल्स टू रूट टू जी आर आता है, बस अभी वैल्यू पुट करने की देरी है, बस g है तुम्हारे पास, रेडियस है ना, है, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 10, ये रहा, सॉल्व करना तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कॉलिजन का है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल पार्टिकल एट रेस्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन, ये कौन सा टॉपिक का होगा, मुझे लग रहा है ये हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन का है, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन का है विथ आइडेंटिकल पार्टिकल, देखो मास m बोल रहा है ना, आइडेंटिकल पार्टिकल एट रेस्ट, सो तुम्हें क्या पता है व्हेन टू आइडेंटिकल मास जब ये कोलाइड करते हैं हेड ऑन इलास्टिकली तब क्या होता है, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, ठीक है हेड ऑन इलास्टिक है ना, एक्सचेंज देयर, और क्या है आइडेंटिकल पार्टिकल है, देखो मास m बोल रहा है और रेस्ट में से कर रहा है, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, ठीक है, सो सिंस द सेकंड पार्टिकल, देखो सेकंड पार्टिकल तुम्हारा रेस्ट में है तो फर्स्ट पार्टिकल तुम्हारा रेस्ट में आ जाएगा, वी डैश क्या हो जाएगा जीरो, खत्म, सवाल था क्या ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट, ये रहा, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन करो, ठीक है कैसे करोगे इंटीग्रेशन, वर्क डन इज इक्वल्स टू x2 से x1 कर लो और ये रहा तुम्हारा एफ डी एक्स, कैलकुलेशन करना होगा मुझे इंटीग्रेशन, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या रखोगे तुम 0 से 2 तक, फिर 2 प्लस 3x डी एक्स, आई वॉन्ट डू द इंटीग्रेशन, तुम्हें पता होगा इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये सब बेसिक चीज़ अगर तुम्हें नहीं आता है देन अफसोस की बात है, ठीक है तो आंसर है तुम्हारा 10 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह है, इनइलास्टिक कोलिजन बता रहा है और क्या क्या है कीवर्ड समझो, देखो दो बॉडी है इनइलास्टिक है कंप्लीटली इनइलास्टिक, तो चलो ऑप्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट है बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, नहीं ये मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन जो होते हैं वहाँ पर लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम जो है वो तो तुम्हारा कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहता है, नॉट कंजर्व, ठीक है रीजन क्या है मैक्सिमम लॉस होता है ना काइनेटिक एनर्जी का, सो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, देखो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम इज ऑप्शन 2 देखते हैं, ठीक है लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी, ये रहा आंसर, और जाओगे देखो नीदर लीनियर मोमेंटम, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता ही दिया कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का, बढ़िया था सवाल, याद रखो फिर एक डिट्टो उठा के दे देगा क्योंकि ये ऐसे टाइप के सवाल पूछते हैं यहाँ से अगर ऐसे थियोरेटिकल पूछेगा तो। नेक्स्ट में मूव करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, we reached question number 34, two bodies of masses 1 kg है 3 kg है are located at positions 0 0 4 0 meters respectively, what is the x coordinate, कैसे निकालते हैं x coordinate, x सेंटर ऑफ मास तुम्हारा m1 x1 प्लस m2 x2, फिर नीचे होगा m1 प्लस m2, तुम्हारे पास सब कुछ है m1 है m2 है, ये तुम्हारा x1 y1 x2 y2 सही है, ओके तो तुम आराम से निकालोगे, यहाँ पे बस पुट कर लो आंसर, आंसर तुम्हारा आएगा ये रहा 3 meters। What is the moment of inertia of a uniform thin rod of mass m in length L about an axis passing through its center and perpendicular to its length, क्या होता है passing through the center and perpendicular to the length, moment of inertia क्या होता है फॉर्मूला 1/12 ml square, ठीक है कहाँ पे ये रहा, फिर if wheel rotates with an angular speed of 20 radian per second, constant torque retards its motion at 2 radian per second square, how long will it take for the wheel to come to rest, क्या आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर तुम ऐसे सॉल्व करो, ठीक है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, ठीक है टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा नॉट बाई अल्फा, तो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ओमेगा नॉट क्या है तुम्हारे 20 रेडियन पर सेकेंड, फिर अल्फा क्या है तुम्हारा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा तुम्हारे पास है तो, और टाइम कैसे निकालोगे जस्ट यू नीड टू पुट इट 20/2 क्या है 10, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर 10 सेकेंड।
सो क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करते हैं. व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन, ऐसे रेडियस ऑफ गायरेशन से सवाल आते हैं. ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर. क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले देखो, सॉलिड स्फीयर है ना, क्या हो जाएगा? आई थिंक इट इज 2/5 mr² था. उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? mk² था. के का वैल्यू तुम क्या रखोगे? √2/5 और यहाँ पे रेडियस रहेगा. देखो आंसर, कोई आंसर मैच खा रहा है क्या? ये रहा आंसर. क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं. बैले डांसर pulls her arms inward while spinning on frictionless turntable. Which physical quantity remains strictly conserved during this action? तो ये क्यों कर रहा है? अपना आर्म क्यों पुल कर रहा है? सो बेसिकली तुम्हारा ये जो डांसर है ना, एक्सटर्नल टॉर्क कोई भी नहीं लग रहा है, जो कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो है. ठीक है. सो इसके वजह से क्या है, एंगुलर जो मोमेंटम है L इज इक्वल्स टू I ओमेगा, ये तुम्हारा कंजर्व होता है. ठीक है. कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इस डांसर पर नहीं लग रहा है. दैट्स द रीजन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. आंसर क्या हो जाएगा? ये. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं बता रहा हूँ पहले. क्वेश्चन नंबर 38. फिर क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? रेशियो पूछ रहा है ना, किसका? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी. कैसे सॉल्व करोगे? चलो ये थोड़ा सा मैं अच्छे से बता देता हूँ. पहले तुम्हारा रोटेशनल जो कि काइनेटिक एनर्जी है वो देखो क्या है, हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर. उसके बाद क्या इसमें खत्म होगा? नहीं, हाफ इंटू एम आर स्क्वायर, और जो ओमेगा तुम क्या लिख सकते हो? V/R स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद तुम्हारा ऐसे क्या आ जाएगा? तुम्हारा हाफ 1/4 mv². क्या ये आता है? तो उसके बाद देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल तुम्हारा हाफ इंटू mv². यहाँ पे क्या है? 1/4 mv², जो क्या था? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया. टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है तुम्हारा? इसको बस ऐड कर दो, हाफ इंटू mv², 1/4 mv², क्योंकि ये रोटेशनल था, और ट्रांसलेशनल वाला क्या था? हाफ इंटू mv². जब तुम इसको ऐड करते हो यू गेट इट 3/4 mv². निकला टोटल वाला. रेशियो निकालने में क्या है भाई? टोटल काइनेटिक एनर्जी ये रहा तुम्हारे पास, और किसके बीच में? रोटेशनल ये रहा तुम्हारे पास. तो इसके बीच में रेशियो नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल पाओगे. आंसर क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा आंसर. फिर क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं क्या है सवाल. What torque is required to produce an angular acceleration of इतना in a flywheel of moment of inertia इतना. इसको कैसे तुम डील करोगे? फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा. रोटेशनल वाला बोल रहे हैं. ठीक है. टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये रहा, सब कुछ है. अल्फा क्या है? ये. बस आंसर पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 10. बस पुट करते जाओ, आंसर निकलते जाएगा. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 5 रेडियन पर सेकंड. कैसे निकालोगे? ये भी सिमिलर है, बस फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए. L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा. पुट कर दो, सब कुछ है यहाँ पर. 20 जूल सेकंड. ईयर आंसर. ग्रेविटेशन पे मूव करते हैं. हाउ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एज अबव द अर्थ सरफेस वेरी विथ हाइट? तो इसका तो फॉर्मूला सुंदर सा है. G डैश इज इक्वल्स टू G, सबको पता होता है, 1 - 2h/r. तुम्हें पता है मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है h इज वेरी वेरी स्मॉल देन रेडियस. ठीक है, जो हाइट तुम लेके जा रहे हो दैट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ. सो ये रहा फॉर्मूला, ये रहा आ गया. ये तो स्पेशल केस हो गया ना. देखो फॉर्मूला में पूछ दिया. एस्केप वेलोसिटी का सवाल देखो. व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? क्या है? फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए बस. एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2g कैपिटल R. ठीक है. स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है तुम्हें भी पता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. ये होता है ना एस्केप वेलोसिटी. ये रहा. फिर है ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन से सैटेलाइट होते हैं? ये ऑर्बिट, जो अर्थ के जो ऑर्बिट है ना सैटेलाइट, तुम्हारा अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक करते हैं. ठीक है, अर्थ रोटेशन के साथ सिंक में चलते हैं. ठीक है. दिस आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. तो इसका भी टाइम पीरियड हमारा 24 आवर्स होगा. ओके, ये रहा. फिर अकॉर्डिंग टू द केप्लर्स थर्ड लॉ. चलो ये केप्लर्स थर्ड लॉ का सवाल है, पता ही लग रहा है. द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल. अरे ये तो लॉ का ही सवाल पूछ दिया है. दैट इज T² क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³. ऐसा ही था कुछ. ये रहा. ऐसे ही सवाल पूछेगा. कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3/2. ये भी हो जाएगा. ऑप्शन में अगर मिलेगा तो तुम कॉन्फ्यूज हो जाओगे, क्या था भाई क्या था. डिराइव करना पड़ता है इसको भाई. फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी? क्या होता है? दोनों का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए. एस्केप का होता है √2gr, ऑर्बिटल का होता है क्या था? √gr होता है कि नहीं? हाँ. रेशियो निकाल नहीं पाओगे. √2:1.
खत्म। बट वेयर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मैक्सिमम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कहाँ पे मैक्सिमम होता है भाई? तुम्हारा एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पर, जी एट थीटा इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे होता है ये भी तुम्हें एकदम रट्टा ही होता है, पोल्स पे होता है, ठीक है। क्यों क्यों पोल्स पे होता है? क्योंकि थीटा तुम्हारा 90 डिग्री होता है और जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होता है ये 0 होता है। सो इसके वजह से जी जो है वो मैक्सिमम होता है इन पोल्स, ठीक है। तो चलो भी चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे पहुंच गए। सो क्वेश्चन नंबर 48 देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फॉर्मूला क्या होता है यंग्स मॉडुलस का? तुम्हारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, ये होता है। स्ट्रेस क्या होता है तुम्हारा? फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या है तुम्हारा? डायमेंशनलेस ही होता है, मतलब न्यूटन और नीचे तुम्हारा मीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायर लेंथ इतना है, रेडियस आर, स्ट्रेच बाय लेंथ एल व्हेन लोडेड विद फोर्स एफ। इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैज लेंथ 2l, रेडियस 2r अंडर द सेम लोड f, व्हाट इज इट्स एक्सटेंशन, ठीक है। इसको कैसे करना है? एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या है तुम्हें भी पता है, डेल्टा एल तुम्हारा होता है एफ एल और तुम्हारा ए वाई, ठीक है। एफ एल और वहाँ पे पाई आर स्क्वायर रहेगा और नीचे तुम्हारा यंग्स मॉड्यूलस। फिर देखो स्पेस कम है यहाँ पर, ठीक है, फॉर वायर 2, ठीक है। वायर 2 के लिए तुम्हारा एल डैश क्या हो जाएगा? 2l, क्यों बताया गया यहाँ पर, और आर डैश क्या हो जाएगा? 2r, क्योंकि 2 टाइम्स हो गया। तो तुम्हारा इसका एरिया ए डैश क्या हो जाएगा? पाई इंटू 2r का स्क्वायर, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी डेल्टा एल डैश हम निकाल लेते हैं, जो हमें निकालने के लिए दिया है। तुम्हारा हो जाएगा एफ इंटू 2l, उसके बाद नीचे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस। उसके बाद तुम्हारा हाफ सॉल्व करते जाओ बस, हाफ इंटू एफ एल पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा? जो ये फुल वैल्यू है तुम्हारा ये है एल, और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर क्या हो रहा है तुम्हारा? l/2, ठीक है। डेल्टा एल तुम्हारा क्या बता रहा है? स्ट्रेचेस बाय लेंथ एल। ये डेल्टा एल तुम्हारा एल है, वायर 1 के लिए दिखाया है, आसान है, l/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पर बेसिकली पॉइजन्स रेशियो से करते हुए, पॉइजन्स रेशियो तुम्हारा क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय नीचे तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इससे तुम करते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉइजन्स रेशियो से आता है, एक डेफिनेशन का सवाल है, ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड सवाल आ सकता है। व्हाट रिप्रेजेंट्स द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही होता है भाई, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये रहा आंसर। ऐसे सवाल मिलेगा। तो फ्लूइड सॉलिड्स का ऐसे ही टाइप मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से दिखा दिया मैंने। फ्लूइड्स पे जाते हैं चलो। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड एट डेप्थ ऑफ 10 मीटर इन वाटर। डेंसिटी वगैरह दिया है, जी है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे यहाँ पर? प्रेशर एक्सर्टेड एट डेप्थ 10 मीटर, फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा, टोटल जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, है कि नहीं। कैलकुलेशन कैसे करोगे? प्रेशर होगा तुम्हारा 10⁵ यहाँ पे है ना, ठीक है, प्लस इसको तुम्हें ये रहा 10⁵ पास्कल। बताओगे कहाँ से हो, कहाँ से लिख रहा है? यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद तुम्हारा रो जी एच, देखो सब कुछ दिया हुआ, डेंसिटी वगैरह है 1000 इंटू 10। क्या मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत था? नहीं था। तो तुम इसको सॉल्व कर देना, आंसर तुम्हें कौन सा वाला दिखेगा? ये रहा आंसर। ऐसे सवाल आएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाँ ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ऐसे सवाल आने के चांसेस है। हाइड्रोलिक लिफ्ट ऑपरेट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है? पैस्कल का लॉ ये था जो तुम्हारा स्टेट करता था कि प्रेशर जो तुम अप्लाई करते हो, प्रेशर जो तुम अप्लाई करते हो टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, ठीक है, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताओ, वो तुम्हारा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, थ्रू आउट द फ्लूइड, ओके, अनडिमिनिश, मतलब खत्म नहीं होता है, थ्रू आउट द फ्लूइड एकदम इक्वली तुम्हारा ये डिस्ट्रीब्यूट होता है जो भी प्रेशर तुम अप्लाइड करते हो। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज गिवन बाय पैस्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड a spherical liquid drop of a surface tension T, radius r, ठीक है। तो स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है, क्या हो जाएगा? एक्सेस प्रेशर, डू यू नो द फॉर्मूला? 2T/r, क्योंकि ये ड्रॉप है भाई, ड्रॉप है, ये बबल नहीं है, ड्रॉप है, तो इसका 2T/r हो जाएगा। कहाँ पे है? ये रहा। इस पे तुम्हें कंफ्यूज करेगा, ये ड्रॉप का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कैपिलरी राइज का है। वाटर राइजेस टू हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r, ठीक है, इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r, बट हाइट विल वाटर राइज टू इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r। कैसे सॉल्व करना है? फॉर्मूला डू यू नो? हाइट करना होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर,
तो हाइट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, सही है। अगर रेडियस तुम्हारा डबल हो रहा है और क्या बता रहा है, क्वाइट हाइट विल वाटर राइज, तो अगर रेडियस डबल हो रहा है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो तुम्हारा हाइट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, हाफ, सिंपल सी बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस डबल हो रहा है तो हाइट हाफ हो जाएगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, देखो, 8 small spherical liquid droplets of radius r each moving at terminal velocity coalesce to form a single big drop. What is the terminal velocity? चलो फॉर्मूला ही देख लो ना, वॉल्यूम का कंजर्वेशन करो तुम यहाँ पर। वॉल्यूम का कंजर्वेशन जब तुम करते हो उसमें तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, दैट इज तुम्हारा 8 इंटू 4 बाई, वॉल्यूम कंजर्वेशन कर रहे हो ना, पहले एक ड्रॉपलेट था, फिर एक, सॉरी, बाद में एक ड्रॉपलेट बनता है और पहले क्या था, 8 सिंगल ड्रॉपलेट था, तो 8 इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो रेडियस यहाँ पे वैल्यू क्या आता है, रेडियस इक्वल्स टू 2r, जो कि बड़ा वाला का रेडियस है 2r। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालते हो तुम, कैसे, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, में पता होता है। सो बड़ा वाला का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी टर्मिनल वेलोसिटी r/r स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करोगे तो तुम्हारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, v टर्मिनल और यहाँ पे 2 स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी, है कि नहीं, आंसर है कि नहीं यहाँ पर, ये दो आंसर, खत्म। क्योंकि यहाँ पर रेडियस का वैल्यू तुम यहाँ पे 2r पुट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा कहाँ से लिख रहा है, नहीं यहाँ से लिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आई हैव फाउंड इट थ्रू वॉल्यूम कंजर्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखो, कंजर्वेशन लॉ अंडरलाइंग क्या है, तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, कहाँ से, बर्नौली का है। उसके बाद देखो बर्नौली का थ्योरम क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है फॉर आइडियल फ्लूइड। सो ये एनर्जी वाला है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। बर्नौलीज थ्योरम फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब आइडियल फ्लूइड का बात हो रहा है, इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। थर्मल प्रॉपर्टीज में चलते हैं, चलो क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर टू द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल्स डिस्प्ले इक्वल न्यूमेरिक वैल्यूज। क्या मुझे सॉल्व करना है, क्या होता है, c/5 इज इक्वल्स टू f-32, फॉर्मूला तुम्हें पता है, ठीक है। x मान लो इसको बाई 5, ये भी इक्वल बता रहा है ना, ये दोनों इक्वल है, कौन से वैल्यू पे इक्वल होगा, तो x-32/9 सॉल्व करो, 9x इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, कैलकुलेशन पार्ट में यहाँ पे नहीं करने वाला, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर तुम्हें यहाँ पे -40 डिग्री मिलेगा, ठीक है। इस पर तुम्हारा सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट डिस्प्ले इक्वल न्यूमेरिक वैल्यूज, ओके। सो फिर क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। A metallic rod of 1 meter length expands by 1 millimeter when heated through 100 degree Celsius. What is the coefficient of linear expansion alpha of the metal? क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह देखो, डेल्टा एल क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना है। अल्फा क्या है, डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी, ठीक है। फिर लेंथ वगैरह देखो, 1 मीटर, डेल्टा एल क्या है 1 मिलीमीटर, मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10⁻³ मीटर्स हो जाएगा। डेल्टा टी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, बस यहाँ पे तुम पुट कर दो ना, अल्फा के वैल्यू आराम से आ जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है। क्या आता है आंसर, 10⁻5 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। According to Stephen Boltzmann constant law, the total energy emitted per second per unit area by black body at temperature T is proportional to, ये तो स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ ही हो गया, जो मैं यहाँ पे बता दूंगा। क्या होता है, E इज इक्वल्स टू ये रहा 10⁻⁴, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10⁻⁴, ऐसा होता है, कहाँ पे है ऑप्शन में, ये रहा, खत्म। लॉ पे बेस्ड सवाल पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखो, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, तो ये लॉ क्या कहता है, लैम्डा एम जो कि तुम्हारा वेवलेंथ होता है इनटू टेम्परेचर तुम जब करते हो इट्स इक्वल्स टू विंस का कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, ये विंस का कांस्टेंट है। सो कहाँ पे है, कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा आंसर, खत्म। ये दो लॉ पे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि ये दो लॉ इंपॉर्टेंट है, एक है स्टीफन बोल्ट्जमैन वाला और ये तुम्हारा विंस का डिस्प्लेसमेंट लॉ। फिर क्वेश्चन नंबर 62 में देखो, रेट ऑफ लॉस ऑफ कूलिंग, ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी कूलिंग डाउन इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, कैसे करोगे, लॉ क्या है तुम्हारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, क्या स्टेट करता है, स्टेट्स दैट हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, हीट लॉस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा टी पे डिपेंड करता है। सो द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ, ये तो डेफिनेशन पर हो गया, देखो 3 लॉ यहाँ पर बता दिया मैंने, एक है स्टीफन बोल्ट्जमैन, एक है विंस डिस्प्लेसमेंट और एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, खत्म। फिर थर्मोडायनेमिक्स में मूव करते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चंस तुम एटलीस्ट एग्जाम से जाने से पहले एक बार कर लो क्योंकि एग्जाम में तुम्हें मिलेगा सवाल। फिर चैप्टर 11 थर्मोडायनेमिक्स देखो,
इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। कौन सा वाला कांस्टेंट रहता है? देखो तो भाई कांस्टेंट कौन सा रहेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है तुम्हारा? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जो आइडियल गैस होता है, ठीक है, आइडियल गैस इसके लिए इंटरनल एनर्जी जो है ये ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो बोला गया आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा कांस्टेंट थ्रू आउट रहता है? इंटरनल एनर्जी। खत्म। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस का देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर P एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो इसको कैसे करोगे? यही तो है भाई, CP/C फॉर्मूला पे ही सवाल पूछ दिया यार। खत्म। व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एन आइसोबारिक एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम दिस टू दिस एज कांस्टेंट प्रेशर? सो वर्क डन तुम्हारा रहता है P डेल्टा V। ओके, आफ्टर दैट तुम्हारा P होता है तुम्हारा V2 माइनस V1। आंसर है शायद ये रहा आंसर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है? ये रहा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। आइसोकोरिक प्रोसेस बता रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। क्या होगा वैल्यू ऑफ वर्क डन? तुम्हारा आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा V जीरो होता है। अगर डेल्टा V जीरो होता है वर्क डन जीरो रहेगा, ये रहा जीरो, मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। तो आंसर तुम्हारा कौन सा वाला हो जाएगा? क्या बता क्या रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन? जीरो। खत्म। So what is the coefficient efficiency of a Carnot heat engine operating between a source temperature of 600 Kelvin, सिंक टेम्परेचर भी बता रखा है। सो 300 जो है तुम्हारा वो है क्या है? सिंक का टेम्परेचर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा एफिशिएंसी का? 1 माइनस T2/T1, जो कि T2 है ये तुम्हारा सिंक का है, और T1 जो है ये तुम्हारा सोर्स का है। पुट नहीं कर सकते हो, आराम से आ जाएगा आंसर, कर लो। आंसर है तुम्हारा 50%। सो क्वेश्चन नंबर 68 को देखो, ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस व्हाट हैपेंस टू इट्स इंटरनल टेम्परेचर। देखो यार, फर्स्ट लॉ क्या है तुम्हारा? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। तो बोला क्या है? एडियाबैटिक है तो मतलब डेल्टा Q जीरो हो जाएगा, इसका मतलब तुम्हारा डेल्टा U जो है दैट इज माइनस ऑफ W। फिर इसका मतलब क्या है? कंप्रेशन। क्या बता रहा है? कंप्रेशन का मतलब क्या है? कंप्रेशन का मतलब होता है वर्क डन तुम्हारा लेस देन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है डेल्टा U ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर वर्क डन इज लेस देन जीरो देन डेल्टा U इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है? अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ये रहा आंसर, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 69, मोनोएटॉमिक गैस है absorbs 100 जूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हाट इज द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। सो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वर्क डन जीरो, सही है। डेल्टा U क्या हो जाएगा? डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q, वर्क डन जीरो हो जाएगा तो डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q। सो क्या हो जाएगा? 100 जूल। खत्म। Which law of thermodynamics introduces the fundamental concept of entropy? ये तुम याद रखो यार, सेकेंड लॉ में तुम्हारा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है। खत्म। काइनेटिक थ्योरी में चलते हैं, चलो। What is the average translational kinetic energy per molecule of a monoatomic gas at absolute temperature T? फॉर्मूला तो होता है तुम्हारा 3/2 kb into T। ये रहा, खत्म, फॉर्मूला बेस्ड है। What is the RMS speed of an ideal gas molecule at absolute temperature is proportional to? RMS क्या है? फॉर्मूला क्या है? √3RT/m। VRMS is directly proportional to root temperature। खत्म, ये रहा आंसर। 73 का क्या है? What is the total number of degrees of freedom for a rigid diatomic gas molecule like oxygen या फिर N2? तो ऐसे सवाल को कैसे डील करना है तुम्हें? जो कि डायटोमिक गैस तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, उसका क्या होता है तुम्हें पता होगा। 3 तुम्हारा ट्रांसलेशनल और 2 तुम्हारा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये रहा, जो कि रिजिड डायटोमिक गैस होता है जैसे कि ऑक्सीजन एंड N2। इसका तुम्हें याद रखो, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, 5। हाउ डज द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस चेंज इफ द वॉल्यूम इज हाफ? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई? nRT/V। PV इज इक्वल टू nRT, मतलब मैंने ऐसे लिखा। बोला है कि वॉल्यूम तुम्हारा हाफ हो गया और टेम्परेचर का बात हो रहा है, टेम्परेचर तुम्हारा 2T हो गया, तो यहाँ पे बस तुम पुट नहीं कर सकते हो प्रेशर क्या हो जाएगा। बोला है हाउ डज द प्रेशर चेंज, यहाँ पे तुम प्रेशर में P डैश निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स। खत्म। ऑसिलेशन से देखो, SHM का सवाल है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एम्पलीट्यूड ये स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन? भाई मीन पोजीशन स्टार्ट करा, ये रहा एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम। मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट कर रहा है तो तुम्हारा क्या होता है? यू नो इट एट T इज इक्वल टू 0, x अगर 0 होता है तुम्हारा, x होता है तुम्हारा A sin ओमेगा T। ये रहा, मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है। फिर टाइम पीरियड
ऑफ अ सिंपल पेंडुलम लेंथ एल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे कर रहा है। फॉर्मूला तो सिंपल है, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ये रहा, कहाँ पे ये रहा। At what displacement from the mean position x are the kinetic energy and potential energy of a simple harmonic oscillator equal? So kinetic energy is equals to potential energy, इसका मतलब है हाफ इंटू के, ठीक है, ए स्क्वायर ये फॉर्मूला था तुम्हारा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको तुम करते हो हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा कैसे सॉल्व करते हो, उसके बाद तुम्हारा होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद तुम्हारा कैसे डील करोगे, 2x स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर, फिर तुम्हारा x इज टू ए बाई रूट टू, ठीक है। कहाँ पे ए बाई रूट टू, ये रहा। आई थिंक समझ आ गया तुम्हें। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। स्प्रिंग मास सिस्टम विद मास m स्प्रिंग कांस्टेंट केस टाइम पीरियड t, इफ द मास इज मेड 4 टाइम्स व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पे मास स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड इज टू 2 पाई रूट ओवर m बाई k, सही है। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर मास। तो मास क्या हो रहा है तुम्हारा, 4 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड पे तुम पुट नहीं कर सकते हो, कर लो, आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ टी। फेज डिफरेंस का सवाल है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, ठीक है, एस एच एम। तो यहाँ पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखो ना, डिस्प्लेसमेंट इज टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। वेलोसिटी तुम्हारा डी एक्स बाई डी टी होता है, क्या हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कैसे डील करोगे, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये तो बेसिक चीज़ है, तुम्हें आना चाहिए। फेज डिफरेंस क्या है तुम्हारा, पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आंसर। ऐसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुम्हें साइन और कॉस का डील करना आना चाहिए, ओके। ये रहा फेज डिफरेंस पाई बाई टू, निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ अ मास m, एम्पलीट्यूड a एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो फॉर्मूला ही है तुम्हारा हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये रहा आंसर। वेव्स का देखते हैं चलो, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप का है तुम्हारा वी बाई 2L, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वी बाई 2L, ओके। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, रास्ते का नॉइस है, इग्नोर इट। सो क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड इन एन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये साला ट्रैक्टर का है, ट्रैक्टर का ये साउंड है। चलो क्वेश्चन नंबर 82 में जाते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सो अगर ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ऑड हार्मोनिक्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा रेशियो ये होता है 1:3:5:7, ये रहा आंसर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, ठीक है। ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट, क्या बता रहे हैं देखो ना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑड हार्मोनिक तो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये रहा आंसर। फिर क्या है, टू साउंड सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये और ये साउंडेड टुगेदर हाउ मेनी बीट्स विल बी हर्ड पर सेकंड। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये रहा F1 माइनस F2, ये लगा रहे होंगे तुम। क्या है F1 क्या है 260 माइनस 256, मतलब तुम सुनोगे 4 बीट्स पर सेकंड, ये रहा आंसर। लेप्लास करेक्शन के ऊपर सवाल है ये, लेप्लास करेक्शन टू न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस अकाउंट्स फॉर द प्रोसेस बीइंग, भाई एडियाबैटिक है ये, तो एडियाबैटिक है, लेप्लास करेक्शन में तुम पढ़ते हो एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। साउंड प्रोपेगेशन जो है गैस में रैपिडली होता है हीट एक्सचेंज के बगैर, सो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोट्स इन अ स्टेशनरी वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इसको कैसे तुम डील करोगे, डिस्टेंस जो होता है दो एडजेसेंट नोट के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोट्स क्या होता है तुम्हारा, ये लैम्डा बाय 2 होता है कि नहीं, याद ही होता है ये, तो लैम्डा बाय 2 होता है, ठीक है। ये रहा, तो डायरेक्ट तुम मार देना एग्जाम में। बट व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी साउंड सोर्स विद स्पीड vo, द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी रिलेटिव टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या है तुम्हारा f डैश इज इक्वल्स टू f v प्लस v नॉट, और ये नीचे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो कि इनिशियल बोला था। तो ये तुम्हारा ग्रेटर देन f होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्रेटर देन f होना चाहिए, मतलब क्या है, इंक्रीज करता है, ये रहा तुम्हारा इंक्रीजेस, खत्म। अगर अभी यहाँ तक रखते हैं, ठीक है।
फुल क्लास 11 खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्योंकि एग्जाम चल रहा है, कल कर देंगे, ठीक है।